Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. I hope आपने प्रीवियस वीडियो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में। आई होप आप सभी को ये हमारी जो सीरीज़ है ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स वो भी चैप्टर वाइज पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है इन योर नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हमारे इस सीरीज़ की वजह से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमें हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर नहीं फॉलो करते हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस उसी के साथ साथ मोटिवेशनल चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से पहले मैं कई चैप्टर्स कवर कर चुकी हूँ जिनकी वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपको कंप्लीट सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स वो भी एनसीईआरटी वाइज मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जानते हो बायो कितने इंपॉर्टेंट है और बायो में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स को समझोगे उतना ही ज़्यादा आप किसी भी कंसेप्ट को याद रख पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आप लोगों के लिए फेजेस ऑफ साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के क्या क्या फेजेस हैं, जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है तो किन फेजेस में स्टार्ट होती है। पहली चीज याद रखो, G0, G1, S फेज एंड G2 फेज और लास्ट में आपका M फेज। M फेज के बाद वापस से ये साइकिल जो है वो रिपीट होती है। पहली चीज, कोई भी सेल साइकिल आखिर होता क्या है, कोई भी सीक्वेंस किसी भी चीज के होने का, इवेंट्स का एक पूरा सीक्वेंस जिससे एक सेल डुप्लीकेट करता है उसके जीनोम को, बनाता है दूसरे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उन्हें बनाता है और इवेंचुअली डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल। ऑल्दो सेल की ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन डीएनए सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पर ही क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, और वो कौन से स्टेज पे होता है, आपके एस फेज में होता है। ठीक है, ह्यूमन साइकिल में जो आपका ह्यूमन सेल में अगर हम देखें तो इन कल्चर डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। ठीक है, ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं तो वो हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड जरूर करता है। ठीक है, यानी कि डिवाइड करता ही करता है, जरूर क्या। जबकि ईस्ट सेल के अंदर इट कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स के अंदर अगली सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लोगे। अगर इसे याद कर लोगे तो आपको याद रहेगा कि आखिर किस फेज के बाद कौन सा फेज है। और इम्पॉर्टेंट है आपका एम फेज। ठीक है, एस फेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन से फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है, दैट इज एस फेज। एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर एस फेज। ठीक है, तो अराउंड 24 घंटे में एवरेज ड्यूरेशन जो होती है सेल साइकिल की, एक ह्यूमन सेल में सेल डिवाइड कर लेता है प्रॉपरली फॉर अबाउट एन आवर। ठीक है, क्लियर। जो इंटरफेज होता है इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन। आपका जो इंटरफेज ये वाला जो पार्ट है ये पूरा 95% टाइम ले जाता है, जबकि सिर्फ 5% टाइम चाहिए होता है इस फेज को, डिवीजन फेज को। ठीक है, आया कुछ समझ में, बताओ। तो सेल साइकिल डिविजिबल होता है इनटू 2 बेसिक फेजेस। पहला इंटरफेज, जो ये पूरा फेज है ये आपका इंटरफेज है, और ये एम फेज आपका माइटोसिस फेज है जहां पर एक्चुअल में डिवीजन होती है। ठीक है, तो इंटरफेज किन फेजेस में डिवाइड है आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम में। इंटरफेज है किस फेज में डिवाइड है, 3 फेज में, एक G1 फेज में, एक S फेज में और एक G2 फेज में। ठीक है, तो तीनों फेज में क्या काम होता है, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है कि भाई हाँ वो आगे जाके डिवाइड कर सकता है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है। उसके बाद अगला फेज है S फेज, जहां पर
डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। तो यानी कि जो 2 कार्बन वैल्यू है डीएनए की इन द सेल वो डबल हो जाती है टू द 4 कार्बन वैल्यू आफ्टर द एस फेज विदाउट इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। यानी कि यहाँ पर रेप्लिकेशन हुई है, रेप्लिका बना है 2 कार्बन से 4 कार्बन, और जब डिवीजन का फेज आएगा तो ये दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। आया समझ में, आया समझ में, है ना। चलो आगे बढ़े। ड्यूरिंग G2 फेज सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। G2 फेज में यहां से जैसे यहां पर सेल की ग्रोथ हो रही थी, डीएनए आपका रेप्लिकेट हो गया, अब G2 फेज में आपकी जो फेज में आपकी जो सेल है वो ग्रो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन एक चीज और होती है G2 फेज में, वो है प्रोटीन का सिंथेसिस होना। ठीक है, कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनके अंदर दे डू नॉट डिवाइड, या फिर डिवाइड करते हैं ओकेजनली ताकि उनके अंदर जो भी सेल इंजर्ड हो गए हैं, डेड सेल हैं, उन्हें रिप्लेस कर सके। तो वहां पर जो सेल हैं वो एक इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं जिसे हम कहते हैं G0 फेज, ये फेज। ठीक है, आया समझ में। मेटाबॉलिकली एक्टिव G1 फेज में होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट S फेज में करता है, प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज में, और जब इनएक्टिव स्टेज में होंगे तो कहाँ होंगे, G0 फेज में। अब हम बात करते हैं हमारे M फेज के बारे में। M फेज में सबसे पहले आता है प्रोफेज, देखो दिख रहा है, प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, PMATC कैसे याद रखोगे, प्राइम मिनिस्टर एट टेलीफोन। ठीक है, PMAT याद रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर एट टेलीफोन, फिर लास्ट में C, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले P फॉर प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर पहले होता है अर्ली प्रोफेज, उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट, मतलब कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो यहाँ पर बन रहा है। सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, जो एस फेज के दौरान जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था, अब वो आगे मूव करेगा टू द 2 अपोजिट पोल। ये पोल है, एक ये पोल है, इन पोल्स पर वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ये होता है अर्ली प्रोफेज, सिर्फ इतना काम होता है। लेकिन लेट प्रोफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। देखो, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये 1 और ये 2। ये है लेट प्रोफेज का काम, कि भाई यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड मिल गए विच आर अटैच टू द सेंट्रोमियर। अब डिसइंटीग्रेशन होगा यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप का, है ना। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे, चाहे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट होगा माइटोटिक स्पिंडल का असेंबली होना, यानी कि उनका क्या होना, असेंबल होना एक जगह पर, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यहां तक तो हम पहुंच ही गए थे। अब इससे आगे मैंने क्या कहा था, सबकी असेंबली सब अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। अब क्या होगा कि भाई कैसे प्रोफेज से मेटाफेज में आएंगे, तो जब पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ना न्यूक्लियर में एनवेलप जो प्रेजेंट था प्रोफेज के दौरान, वो डिसअपियर होना शुरू हो रहा था, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रहा था। जब वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तब आप समझ लेना कि भाई मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। तो क्रोमोसोम आर स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म, देखो अलग अलग साइटोप्लाज्म में, यहाँ है ये, यहाँ है, अलग अलग स्प्रेड हो गए हैं, और वो इक्वेटर पर आना शुरू करेंगे। ये इक्वेटर है, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा, ये सारे यहाँ पर आना शुरू कर जाएंगे, इक्वेटर पे आना शुरू हो जाएगा। ये आपका मेटाफेज है। सारे के सारे क्रोमोसोम दे विल लाई एट द इक्वेटर इन वन प्लेन। एक क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। ये काइनेटोकोर का मतलब समझ में आया। पहला तो सेंट्रोमियर क्या होता है, दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है, और दूसरा जो काइनेटोकोर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, इससे क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि वो स्पिंडल फाइबर एक पोल से दूसरे पोल को किससे कनेक्ट कर दे, क्रोमेटिड के साथ। ठीक है, आई बात समझ में, दैट द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल
of the kinetochore and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। आई बात समझ में? क्रोमोसोम फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन, एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम आर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट एट दिस स्टेज। तो अगर आपसे कोई पूछे विच इज द बेस्ट स्टेज फॉर द क्रोमोसोमल स्टडी, तो आप कहोगे मेटाफेज। क्लियर? अब हम बात करेंगे एनाफेज की। सबसे छोटा फेज होता है माइटोसिस का, सेंट्रोमियर, जो सेंटर से जिसने पकड़ के रखा था इन्हें, वो ही आपस में स्प्लिट कर जाता है और क्रोमेटिड्स जो हैं वो जिस फेज की तरफ, जिस पोल की तरफ उन्हें खींचा जा रहा था उस पोल की तरफ खिंच जाते हैं। समझ लो ये आपका सेंट्रोमियर है, यहां से ये कनेक्टेड है। अगर मैं इसको यहां से खींचूंगी, ठीक है, यहां से मैं अगर इसको खींच दूंगी, बीच में से अगर टूट जाए तो ये पोर्शन एक पोल पर चला जाएगा और ये पोर्शन दूसरे पोल पर। वही यहाँ पर हो रहा है, तो it will move toward the opposite pole and the shape of the chromosome can be studied at this phase। तो which is the best phase for the chromosome study? Metaphase। which is the best phase for the study of phase, sorry, for the study of shape of the chromosome is anaphase। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टीलोफेज पे। क्रोमोसोम रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, क्रोमोसोम जिस पोल पर होने चाहिए वहां पर वो पहुंच जाते हैं, डीकंडेंस हो जाएंगे, उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से रीअसेंबल होना शुरू हो जाएगा क्रोमोसोम के आसपास। और जो आपको प्रोफेज के अंदर देखने को मिला था कि भाई जो डिसअपियर होना शुरू हो गए थे न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं टीलोफेज में। आई बात समझ में? अब एक चीज जान लो, ये सारे हैं मेटाफेज के फेसेस। ठीक है, सबके अंदर कैसे कैसे डिवीजन होता है ये। अब अगला है कि भाई मियोसिस क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है। ठीक है, प्रोफेज मैंने आपको बता दिया, मेटाफेज आपको बता दिया, एनाफेज बता दिया, टीलोफेज बता दिया। इस तरीके से ही आपको बताया था मैंने कि भाई यहाँ पर क्या होता है, दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ये इक्वेटर पर आएंगे, यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, क्या हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। और टीलोफेज में क्या हो जाता है भाई, ये ना एक तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और इनके अंदर वापस से न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर्म होने लग जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रोफेज 1 की, मियोसिस जो है, ये तो मेटाफेज की बात चल रही, सॉरी आपके माइटोसिस की बात चल रही थी। अब मैं बात करूं अगर मियोसिस की अगर बात करूं तो 4 स्टेज में आपका मियोसिस डिवाइड है। पहला है प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 को हमने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लिप्टोटीन, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो और कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि बुके स्टेज के, जैसे बोलते हैं ना बुके के अंदर कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, उस तरीके से पूरा कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा होती है। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, यानी कि जो सेम ये अब इसमें से होमोलोगस कौन है, ये और ये इसके होमोलोगस है, ये और ये एक दूसरे के होमोलोगस है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हैं, इसके अंदर क्या होता है, दीज आर प्रोसेस विच आर नोन एज साइनैप्सिस। ठीक है, साइनैप्स्ड क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइवेलेंट, जिन्हें साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी कहा जाता है। थर्ड है हमारा पैकेटीन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जब देखने को मिलती है, जहां पर क्रॉसओवर हो रहे होते हैं, यहाँ पर ये क्रॉसओवर है, तो जहां पर क्रॉसओवर देखने को मिलता है वहां पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी आपको जेनेटिक मटेरियल की ऑन द 2 क्रोमोसोम, उस स्टेज को हम कहते हैं पैकेटीन। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर किसकी वजह से होती है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम। बच्चों एक एक चीज यहाँ पर याद करने वाली होती है, एक एक चीज समझने वाली होती है और एक एक चीज नीट में आ जाती है। सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ ना, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है डिप्लोटीन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो बना था कॉम्प्लेक्स वो डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाएगा। काइस्माटा क्लियरली विजिबल देख सकते हो। oocytes के अंदर, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes के अंदर डिप्लोटीन जो होता है वो कई महीनों या सालों के लिए देखने को मिल सकता है स्टेज। डाइकाइनेसिस का मतलब टर्मिनलाइज करना काइस्माटा को, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफेज की। प्रोफेज 1 तो आपको बता ही दिया है। मेटाफेज 1 बाइवेलेंट, ये वो सारे माइटोसिस के थे, ये मियोसिस की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, यही मेटाफेज में, सॉरी माइटोसिस में भी होता था। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल, ये देखो
अपोजिट पोल के माइक्रोट्यूब्यूल जो है स्पिंडल के, ठीक है, वो क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। आई बात समझ में। उसके बाद एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम वापस से सेपरेट हो जाते हैं, देखो यहाँ पर, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि जो इस तरीके से एक दूसरे का ही पार्ट थे इस तरीके से, तो ये अलग अलग हो गए। तो सिस्टर क्रोमेटिड तो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे टीलोफेज की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब वापस से रीअपियर होने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में बात आती है साइटोकाइन्स की, जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, डिवीजन जब होता है साइटोप्लाज्म का, कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोसिस, मियोसिस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना है इस कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना है साइटोकाइनेसिस। आई बात समझ में। और अगर बात करूं इंटरकाइनेसिस की, तो वो स्टेज जो मियोसिस 2 के बीच में रहती है, स्टेज बिटवीन मियोसिस 2 जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड फॉलोड बाय प्रोफेज 2 इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 2 से लेकर प्रोफेज 2 से जब वो स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो ये हमारी मियोसिस 1 थी। अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की, ठीक है, जिसको हमने उन्हीं 4 स्टेजेस में रखा है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रोफेज 2 शॉर्ट फेज है, यूनिवेलेंट फॉर्म में क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं ताकि क्रोमोसोम बना लें, और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रीवियस की तरह ही, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, एनाफेज 2 में भी वही सेम चीज हो रही है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है एनाफेज 2 में ड्यूरिंग मियोसिस, और क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है। फिर टीलोफेज में भी यही है, स्पिंडल फाइबर कैसे डीजनरेट होते हैं, आप देख रहे हो स्पिंडल फाइबर कैसे डीजनरेट हुए हैं। यहाँ पर टीलोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीलोफेज 2 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे ही जो साइटोकाइनेसिस है वो होनी शुरू हो गई, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया, वैसे ही टीलोफेज 2 होता रहता है साथ साथ, ठीक है। आई बात समझ में। यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप और ये सब ऑर्गेनल्स का रीफॉर्मेशन होता रहता है साथ साथ में। तो ये मेन डिफरेंस होता है मियोसिस 1 मियोसिस 2 में। आई होप आपको डायग्राम्स क्लियर होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।